पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताया, साथ ही साथ जो उसमें कुछ टॉपिक में बता रहा था। पहला टॉपिक था हमारा ध्रुव, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चाहे वो उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल दर्पण होगा, दोनों दर्पणों के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित, किसे लिखा है? P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहाँ चीजें? दूसरा है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, वक्रता केंद्र गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। इसे थोड़ा फिगर बना के समझ लेते हैं। ये आपका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अगर भाई गोली की तरह है और एक खोखला गोला है जिसका जो केंद्र कुछ है, तो इसे दिखा देंगे सेंटर, और ये आपका डिस्टेंस है, इसे आप से दिखा देंगे। अब जैसा हम इसी को यहाँ से काटना चाहें तो हम इस तरह दिखा देते हैं, इस तरह से काटना चाहें, ठीक है। वक्रता केंद्र, और ये अगर इसे रेड कलर कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा नंबर प्राप्त होगा? हम लोग का अवतल नंबर प्राप्त होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वक्रता केंद्र भाषा में कि गोलीय दर्पण, ये जो गोली दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसे प्रदर्शित किया जाता है C से। वक्रता त्रिज्या देख लीजिए, ठीक, बिल्कुल सेम है उसकी परिभाषा कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर है? स्मॉल आर से भी प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ कैपिटल आर से, ठीक है। अब आपका आता है मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ध्यान सुनिएगा, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर में बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर कोई दर्पण हम लोग बना रहे हैं तो इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। अगर मान लेते हैं हमने कुछ अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये आपका ध्रुव मान लीजिए, आपका P है, तो ये कोई वक्रता केंद्र होगा C, ठीक है। तो मैंने जैसा डेफिनेशन कहा कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये रेखा है, इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्लियर है? इसको मैं इरेज करता हूं। अगला रीडिंग है मुख्य फोकस। देख लीजिए मुख्य फोकस में क्या है कि दर्पण के या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, जो मुख्य अक्ष अभी मैं परिभाषा में लिखा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से। अब फोकस की बात करेंगे तो उसे स्मॉल F से प्रदर्शित करेंगे। मुख्य फोकस जहाँ जहाँ होगा आपको वहाँ कैपिटल F से प्रदर्शित करना है, और जहाँ पर केवल फोकस की बात की जाएगी तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल F से प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिएगा, अवतल दर्पण में ध्यान दिया जाता है कि जैसे जितने भी प्रतिबिंब की स्थितियां होती हैं वो सारा जो होती है आपके अवतल दर्पण में ही बनती है। इसलिए मैं आप देख रहे हैं कि मैं ज़्यादातर अवतल दर्पण का फिगर बना रहा हूँ, ठीक है।
उत्तल दर्पण में जो इतनी स्थितियाँ केवल 2 स्थितियाँ होती हैं तो वो ज़्यादा फिगर नहीं बनते हैं उसके, लेकिन सबसे ज़्यादा फिगर जो है किसी अवतल दर्पण के बनते हैं और यही सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले दर्पण से परावर्तन के नियम होते हैं। भाई कैसे प्रकाश चलेगा तो कैसे परावर्तित होगा, कहाँ से परावर्तित होगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा, तो कम से कम इतने नियम हमें पढ़ने पड़ेंगे। जब नियम पढ़ लेंगे तभी सारी चीज़ें जो है हम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक दर्पण से परावर्तन का नियम मैं लिख रहा हूँ। दर्पण से परावर्तन के नियम। ठीक है, ये दोनों के लिए काम करता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, तो मैं पहला टॉपिक डाल रहा हूँ अवतल दर्पण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब ज़्यादा पढ़ा हो जाएगा। तो इसके 3 नियम होते हैं। इसके 3 नियम। नंबर 1 ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर है? अब तो दर्पण के नंबर दूसरा नियम, नंबर 2, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और नंबर तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, इसे फिगर द्वारा समझ लेते हैं। पहला नियम जो मैंने कहा, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण बना लीजिए। ध्यान देखिएगा, ये P है, आपने दिखा दीजिएगा। ये मुख्य फोकस अगर F है और ये आपका क्या है, C है, वक्रता केंद्र है। मैंने पहले नियम में कहा कि दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाती है। किरण देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। एरो दिखा दीजिएगा इस तरह। ठीक है, और ये आपका तल क्या है? एक परावर्तक तल है। ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और इधर दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये पहले नियम है। क्लियर है? फिर समझ रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, क्लियर? दूसरा नियम मैं इसे पेश कर रहा हूं। दूसरा नियम मैंने बताया कि मुख्य फोकस, अब जो किरण मुख्य फोकस, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो अगर मुख्य फोकस से ही पहले जाए तो इसका मतलब कहाँ हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसे फिगर द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका मुख्य फोकस है। इसे आपसे दिखाने से सी से, और मैंने कहा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, तो किरण कहाँ से हो जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर है। दिखा दीजिए। ठीक है, ये आपका कौन सा नियम है? दूसरा नियम कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है।
ठीक है, क्लियर है। और नंबर तीसरा जो हमने बताया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। नंबर तीसरा है, और ये इस वीडियो में आखिरी टॉपिक भी है, तो देख लीजिए। मैं दर्पण बना दे रहा हूँ, तो दर्पण है आपका, ये दर्पण का दूर है P, और ये आपका क्या है, फोकस है, ये आपका क्या है C। और जैसे मैंने कहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वक्रता केंद्र में, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसका मतलब ये कि किसी प्रकार का परावर्तन जो भी होगा, किरण आ रही है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इससे जो है कि हमारे पास 3 नियम पता चले दर्पण से परावर्तन के लिए, कि दर्पण से जब किरणें परावर्तित होती हैं तो किन किन नियमों पर काम करती हैं, तो किरण कैसे पड़ रही है और कैसा जो हो रहा है। तो उसमें पहला नियम मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम मैंने बताया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और नंबर जो तीसरा है वो आपका मैंने बताया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसके आगे जो है कि दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम जो होते हैं उसके लिए जो है कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत